ठीक। जी जी जी। वो ठीक। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम विजय है। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। सब भाइयों का अनुभव साथ, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन है, व्हाट्सएप का एक प्रोग्राम, और मेन चीज है आज परिवार साथ में है। परिवार ने भी संभाला था। इस वजह से आज मैं जिंदा हूँ, सोबर हूँ और रिकवरी के प्रोसेस में हूँ दोस्तों। एक छोटी सी जर्नी है मेरी, 7 साल 5 महीने 28 दिन की। मैंने एज ए स्पीकर ऐसा कभी शेयर नहीं किया, तो थोड़ा सा अंदर से वो महसूस हो रही है। काफी प्रेयर भी कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि वो शक्ति नहीं है मेरे पास। आज ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मुझे वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो शक्ति मैं अपने ईश्वर से मांगते रहता हूँ, हर एक चीज के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में दूसरी बार जब लाया गया था, वो परमेश्वर की कृपा थी। 4 रिहाब, एक डिवोर्स और अच्छा खासा एजुकेशन मैं बर्बाद करके खाली मरने की राह देख रहा था। कहीं कोई आशा नहीं बची थी कि जिसके सहारे मैं जिंदा रह सकूं। और मेरे दिमाग में वो एक ही चल रहा था कि अब मैं शराब बंद भी करूं तो किसके लिए करूं। न बीवी न बच्चा, सब परिवार से दूर हो चुका था। जो परिवार वाले मुझे प्यार करते थे एक जमाने में, मैं सबसे छोटा था तो लाड़ दुलार सब किया गया था। लेकिन आखिरी में सब परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि मेरे मम्मी डैडी ने मेरे नाम की 2 बार पुलिस केस भी की थी। पुलिस स्टेशन में मैं गया, वार्निंग देके छोड़ा गया। ये सब चीजें मेरे साथ में हो रही थी, और मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि मैं कभी शराब से दूर हो पाऊंगा। पर आज वो ईश्वर है, वो ही कर सकता है। ये मेरे अनुभव से मुझे साबित हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि सभी भाइयों का होता है, मैंने भी मेरे भाइयों को पीते हुए देखा, मजा लेते हुए देखा, तो मुझे भी लगा वो अच्छे पोस्ट पे थे। मुझे भी लगा कि मैं भी इनके तरह अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा, शराब पी के आनंद लूंगा। और धीरे धीरे ये प्रवास मेरा शुरू हुआ दोस्तों। उस टाइम मैं बल्लाशाह में रहता था। तो बल्लाशाह में 4-5 बाटे में मैंने दारू पिया था। पहले बियर पिया, बाद में फिर जल्दी में विस्की भी पी लिया था। और 99 में वो एक इंसिडेंट मेरे को याद आता है, जब मैंने बिल की स्टोरी पढ़ा था। तो 99 में मेरे भाई की शादी थी, मेरे पिताजी का रिटायरमेंट, और मेरा फाइनल ईयर था डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। तो मैं हर बार पास आउट होने वाला उस साल मेरे भाई की शादी में मैंने इतनी शराब पी, हालांकि मेरा एग्जाम सामने में होने के बावजूद मैं अच्छा एम रख के चल रहा था कि मैं इस पोस्ट पे जाऊंगा। मैं शराब ने मेरे मन में उस टाइम ही कब्जा कर लिया था। और मेरे भाई की शादी में मैं खूब शराब पिया, और उस टाइम मेरा एक सब्जेक्ट बैक रह गया था। मुझे कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए था, पर मैं रुका नहीं दोस्तों। उसके बाद में हम एक नए एरिया में आए, चंद्रपुर में। मेरे भाई के पास में मैं रहने लगा। मेरे भाई, मेरी फैमिली सब, मम्मी डैडी, मैं, मेरे भाई की फैमिली। और यहाँ रहने के बाद मुझे वो अकेलापन, वो डर की भावना मेरे में उत्पन्न होती थी। और उस टाइम में मेरे भाई के साथ में कभी कभार शराब पीने जाता था। मेरा भाई फोन करके मुझे बुला लेता था, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, ऐसे टाइम में, जिस टाइम में हमारे यहाँ नॉन वेज रहता था या कुछ उसको लगता था, तो वो बुलाता था। और ये धीरे 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 मैं उसके साथ में पीते पीते एक दिन ऐसा आया कि मैं उस कॉलोनी के ऐसे लोगों से मिल गया जिनके डैडी अच्छे पोस्ट पे थे, उनको कोई पैसों की कमी नहीं थी। और उनके साथ में फिर वो निरंतर मेरा जो प्रवास शुरू हुआ। उसके बाद में उनके साथ में रहते रहते मैं ये भूल गया यार कि मेरा एक एम है, मुझे कुछ तो भी बनना है मेरे भाइयों की तरह। मैं ये सब भूल के वो जो कर रहे थे वो भी मैं करने लगा। वो थोड़ा सा उनका एजुकेशन कम था, वो लोग पहले से ही
पुलिस केस वगैरह उनके ऊपर हो गई थी। मैं ये सब भूल गया था कि उनके ऊपर पुलिस केस है, मैं उनके बीच में कैसा मिलूं। वो मैं उनके साथ में घूलते घूलते मैं भी उनके साथ में फिर वो मारा पीटी ये सब चलने लगा दोस्तों। 4 पुलिस स्टेशन में भी नाम मेरे चले गए चंद्रपुर में। और ये सब परिस्थितियां जब बिगड़ती गई ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मैं कहीं तो भी गलत वे पे जा रहा हूँ। लेकिन शराब ने तब तक मेरे ऊपर को भी कब्जा कर लिया था। तो मैं वहां से परेशान होके ना, मैं मुंबई चले गया जॉब करने के लिए। वहां जाने के बाद में भी मैं शराब को दोष नहीं दूंगा, मैं शराब का पीछा नहीं छोड़ पा रहा। और वहां भी एक अच्छी कंपनी में मेरे एक भाई रहते थे वहां पे, इस टाइम में आज रिटायर हो गए वो। तो उन्होंने मुझे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लगाया। और मैं मुंबई शहर के शहर में जा रहा हूँ एक छोटे से गांव से, तो मुझे मेरे अंदर ऑब्वियसली वो डर वर तो पहले से ही थे। मैं कैसा मैनेज, मैं चले तो गया लेकिन मैं मैनेज कैसा करूंगा, ये सब भावनाएं मेरे साथ में खेल रही थी। और मैं कुछ दिनों तक ना वहां पे वो कंपनी में लगने के बाद दिन में शराब नहीं पीता था। ऑफिस खत्म होने के बाद में मैं अच्छी खासी शराब पी के मेरा जितना कोटा था उतना करके मैं आता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे भी प्रवास शुरू होने के कारण मैं वहाँ पे दिन में ना वो ऐसी शराब पी के मुझे लगा कि ऐसी शराब पी के जाऊंगा कि यार ताकि उधर स्मेल वगैरह ना आए। लेकिन शराब शराब का काम करती है। क्योंकि मुझे एक ना वो लोकल ट्रेन से भी डर लगता था कि लोकल ट्रेन में कैसा बजूंगा, मुझे लोकल ट्रेन से सफर करना रहता था। तो ये सब भावनाओं के साथ में मेरी फिर वहां पे दोपहर में मैं एक दिन शराब पी के गया, फिर एक दिन मुझे कुछ नहीं बोला गया तो मेरी डेयरिंग बढ़ी। फिर मैं मेरे जो दोपहर का शिफ्ट रहता था 2 से 10 का, तो मैं उसमें ना वो पीछे जाता था शराब कि जिससे स्मेल ना आया था। वो मेरी उस टाइम की भावना थी। और एक दिन लेकिन वैसा हो ही गया। 5-6 महीने के अंदर में मुझे मैनेजर ने बुलाया और कहा कि यहाँ शराब का स्मेल आ रहा है। और मुझे पर्टिकुलर बुलाने के बाद में मुझे वो आत्मग्लानि फील हुई, यार अब यहाँ पे भी पता चल गया। और उन्होंने मुझे निकाला नहीं, लेकिन मेरा खुद का ही मन मुझे खाने लगा। और मैं जब वो ड्यूटी वगैरह खत्म करके मैं घर में आया और मेरे भाई को बोला कि मैं यहाँ पे कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, यहाँ का जॉब बरोबर नहीं है, मेरा पगार भी बरोबर नहीं है, कमी है यहाँ पे, तो मैं कैसा मैनेज करूंगा, कैसा सेटल होऊंगा यहाँ पे वगैरह वगैरह। मैं ब्लेमिंग नहीं था, बहाने बना के मैं वहां से मेरे भाई को बोला मैं कुछ भी करो मेरे को रिटर्न टिकट करके मुझे चंद्रपुर वापस भेज जाओ। हालांकि मेरे भाई ने वगैरह बहुत समझाया लेकिन मैं नहीं माना। और दोस्तों यहाँ आने के बाद में भी फिर वही चालू हो गया दोस्तों। 2007 की बात, 2007 में मेरा अच्छा खासा मैरिज हो गया। और बाद में इन 8 महीने के अंदर में मेरे अहंकार ने, मेरे गुस्से ने वो सब पूरा मेरा मैरिड लाइफ खत्म कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद में मेरे पास में बचता है क्या, ना बीवी ना बच्चा। अब मैं शराब नहीं पी तो क्या पी, शराबी बन गया था। उस टाइम में मुझे मालूम नहीं चल रहा था। सब ब्लेमिंग मेरे माँ बाप के ऊपर, उस फर्स्ट वाइफ के ऊपर, एक्स वाइफ के ऊपर, ये सब चल रहा था मेरा दोस्त। और मेरी निरंतर शराब कंटिन्यू, जब उठे तब शराब, जब उठे तब शराब। ऐसा नहीं कि मैं जॉब वॉब करता था, काम करता था खाली शराब पीने के लिए। मैंने भी ऐसी दिमाग में थिंकिंग बना ली थी क्योंकि मेरे डैडी ये सब कंपनी में वगैरह काम करते थे, मेरे भाई वगैरह अच्छे पोस्ट पे थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मैं अपने लिए भी नहीं बचा पा रहा था कुछ। मेरा सोब्राइटी में आने के बाद भी मेरे पास में अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट। इतना मैंने पूरा जितना मैं कमाता था वो सब मेरा पूरा शराब में मैं उड़ाते गया उड़ाते गया उड़ाते। लोग परेशान होते गए, घर वाले परेशान होते गए। पहला रियाब हुआ, उसमें रिजनमेंट, दूसरे इसमें भी रिजनमेंट, तीसरे इसमें फिर मैं खुद होकर मैं खुद भी कंटाल गया था कि यार अब मुझे डाल दो यार, अब मैं शराब बंद करना चाहता हूँ। मैं जाता था वहां पे सुनता था सब प्रोग्राम वोग्राम, वहां भी रियाब में बताते थे कि ऐसा है, 1 डे के टाइम का प्रोग्राम है तो आज के दिन खाली शराब नहीं पीना। मैं सब सुनता था। पीपल प्लेजिंग एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, ताकि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाल सके। बस इसी इसमें मैं एक मैंने अपना छोटा सा मुंह लेके अपना नन्हा प्यारा सा बच्चा बोल के मैं वहां पे रहता था। और करीब में 25-40 दिन रखते थे, कभी कभी 1.5-1.5 महीना भी हो जाता था। मेरे घर वाले तो परेशान हो गए थे, वो निकालने का नाम नहीं लेते थे। तो मैं वहाँ पे अच्छा बिहेव रखता था मेरा वहाँ पे। लेकिन वो बीमारी कोई नहीं समझ पाता था दोस्तों। मेरे दिमाग में वो एक ही फिट बढ़ गया था, अब मैं जीव भी तो किसके लिए, शराब छोड़ू भी तो किसके लिए। यही मैंने अपनी जो मानसिकता में ना इतना फिट बिठा लिया था कि मुझे वहां से निकलना ही मुश्किल हो रहा था दोस्तों। लेकिन वो चौथा रियाब था, वो रियाब में एक इंसिडेंट घटा। मेरे डैड को पैरालिटिक अटैक आया था 2018 में। और मेरा शराब पीना कंटिन्यू चालू था, परेशान हो गए थे वो लोग भी। और उस टाइम
मेरे डैडी जो पैरालिटिक अटैक से थे, वो बेड से उठ रहे हैं। उस टाइम में मेरे पास में वो रियाब में ले जाने के लिए मुझे दो काउंसलर भी आए थे। और वो डैडी मेरे उठ के मेरे पैर पड़ रहे, बेटा अब तो भी मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब तो भी शराब बंद कर दे, अब तुझे संभालने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है तेरा, सब बाहर बाहर मेरे भाई लोग रहते हैं, मेरी बहन सिस्टर भी बाहर रहती है, या तुझे कौन संभालेगा, तुझे कौन खाना पीना क्या करेगा, तुझे कौन हो। हमारे मराठी में वो आंबील वगैरह पिला पिला के मेरे पिताजी 12-12 2-2 बजे उठ के मुझे पिलाते थे, खाना वाना बंद हो जाता था। वो आदमी यार पैरालिटिक अटैक वाला अभी मौत की गिनती कर रहा है, वो आदमी मेरे पर पड़ रहा है यार। वो कहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टोटल ब्लैंक हो गया था मैं, एक बंद दिमाग जिसको बोला गया है। मैं अब लग ही नहीं रहा था। फिर मैं भी वहां पूछा यार, मेरे पिताजी उठ के मेरे पैर पड़ रहे, अब तो भी शराब बंद करना चाहिए। और वो काउंसलर आए। देखो मेरे को भी लग रहा है मेरे अंदर तो प्रामाणिक इच्छा आ रही है, प्रामाणिक नहीं बोलूंगा, वो इच्छा जागरूक हो रही है कि मुझे अब शराब बंद करना है। मेरे पिताजी भी अभी शायद रहते नहीं रहते। और मैं काउंसलर को बोलता हूँ चलो। और मेरे दिमाग में ना सडन एक एकदम से याद आता है मेरे को कि साला मैंने ना स्टॉक ला के रखा था। अब मैं शराब छोड़ने जा रहा हूँ रिहैब में, और मैं चढ़ता हूँ मेरे सज्जे के ऊपर, और वहां से मैंने क्वार्टर लाता हूँ। जब तो बंदिश करना है ना, तो ये क्वार्टर किसके लिए बताने का है। और मैं वो 290 ला के रखा था, और मैंने वो एक ही ग्लास में पिया और मैं गया। और जाते जाते मैंने बहुत तमाशे किया था, डॉक्टर डॉक्टर भी परेशान हो गए, सब नर्स वगैरह भाग गई थी। वो मेरे परिणाम है शराब पीने के कारण। पुलिस वालों की गाड़ी थी, पुलिस वालों को गालियां वगैरह दी थी, बोलते वो काउंसलर बता रहे थे बाद में मुझे। तो पुलिस वाले मुझे मारने वारने वाले थे, उन्होंने समझाया कि बीमार व्यक्ति है वगैरह वगैरह। और वो मैं जैसे तैसे रियाब में पहुंचा दोस्तों। और डॉक्टर भी परेशान होकर मुझे जीन्स के ऊपर से 2 इंजेक्शन देके मुझे सुलाया गया। और मैं देखता हूँ दूसरे दिन मैं रियाब में, और एकदम स्तब्ध रह गया मैं यार। फिर रियाब, वो रियाब बोले तो अब मेरा मायका ये जो हुए इस तरीका हो गया था। फिर रियाब में रहा कुछ दिन, और बहुत पछतावे की भावना आ रही थी कि यार मैं कैसा निकलूंगा, क्या निकलूंगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था दोस्तों, पूरा मेरा ब्लैंक हो गया था। एक अच्छा होशियार विद्यार्थी, फर्स्ट टेबल पे बैठने वाला, सब मेरे से नोट्स लेके जाने वाला, इसको शराब में कहाँ लेके चले गई थी, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था दोस्तों। और उस रियाब में कुछ दिनों के बाद मुझे खबर आती है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं वो बदनसीब लड़का हूँ कि पिताजी के आखिरी के क्षणों में भी उनके साथ में नहीं था, खाली ये शराबीपन के कारण। डिवोर्स हो गया शराबीपन के कारण, एजुकेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई शराबीपन के कारण, डैड की डेथ हो गई, उसमें साथ में नहीं था, वो शराबीपन के कारण। लेकिन अब ये शराबीपन से छुटकारा कैसे पाए, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। मुझे नॉलेज हर चीज का था, मैं अच्छा डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया वाला, मैथ्स में अच्छा था, इंग्लिश में अच्छा था। हाँ, लोग मुझे नोट्स लेते रहते मुझे, लेकिन मेरे लिए क्या करना है वो ही नहीं समझ में आता था दोस्तों। और वो उस टाइम में मेरे घर वालों ने प्लान बनाए, और उनका वो प्लान चल रहा था, उसी बीच में मेरे को यहाँ पे लाया गया। हालांकि मैं कुछ दिन वहां मैंने सोच लिया कि अब मुझे शराब नहीं पीना है, लेकिन एक कनिंग बफलिंग एंड पावरफुल डिसीज जो मेरे अंदर में चलते रहता है। 3 मार्च 2018 को मेरे पिताजी का देहांत होता है, और मुझे लाया गया अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन की बेल पर छोड़ने के बाद। आया, मैंने अंतिम संस्कार किया, अंदर से वो फूट रहा था लावा मेरे अंदर की, ये क्या हो गया। पिताजी के साथ में मैं बात भी नहीं कर पाया। उधर मेरे पिताजी बोलते हॉस्पिटल में मेरे लिए तड़प रहे थे वो कि विजय को बुलाओ, विजय को बुलाओ। लेकिन मैं इधर रियाद में। और दोस्तों वो जो भावना है ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। मराठी में वो हमारे इधर एक स्लोगन है, भावना भावनिक संघर्षाचा आविष्कार म्हणजे मद्यपान आजार। वो भावना मेरी इतनी तूफान मचा रही थी मेरे अंदर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। अब मैं शराब छोड़ने के लिए रियाद में जा रहा हूँ, कुछ दिनों काफी दिनों तक मैं शराब से दूर हूँ। मेरे पिताजी का देहांत होता है, और उसके बाद में भी मैं 3 और 4 को कैसा तो भी ठीक रहता हूँ, क्योंकि अंदर का वो लावा फूट रहा था। वो मेरी छाती धड़ धड़ कर रही थी, रो नहीं पा रहा हूँ पिताजी के अंतिम उसमें। यार वो जो भावना है ना, मैं कैसे व्यक्त करूंगा मेरे जैसे शराबी, ये भावना लेके मैंने सोचा कि मैं एक तो 5 मार्च को मेरे घर में तीसरे दिन का कार्यक्रम था, और मुझे फिर से एक सन की विचार कि यार थोड़ी सी शराब पी लूंगा ना,
तो सब ठीक हो जाएगा, मेरे अंदर का गुस्सा शांत हो जाएगा, मेरे अंदर का रोना जो था फूट फूट के मैं रो पाऊंगा। और वही हुआ, मैं गया 90 किया और मैं फूट फूट के मेरे उन शराबी दोस्तों के पास में खूब रोया था, यार क्या हो गया अभी, क्या होगा मेरी जिंदगी का, वगैरह वगैरह वगैरह। चल क्या हो रहा है मेरे साथ में, फिर घर में आया, फिर जिनके जिनके ऊपर रिजल्टमेंट थी, भाई भाभी ये सब। 5 तारीख को मेरे घर में तीसरा दिन का कार्यक्रम और वहाँ मैंने तमाशा चालू कर दिया मेरा। घर वाले माथे पे हाथ रख लिए, क्या करना है क्या नहीं। फिर 6 तारीख को मुझे रियाब में डाला गया। उस दिन मैंने शराब नहीं पी थी, डाला गया मुझे शराब रियाब में। और 7 तारीख से मुझे वो पता नहीं क्या, वो भगवान ने मेरे अंदर में वो विचार डाला। और उस दिन के बाद से वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तब से आज तक ही मैंने शराब का पहला घूंट नहीं लिया हो दोस्तों। दूर नहीं लिया हो बोले तो मेरे में ताकत नहीं है, उसने दूर रखा है। और धीरे 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 मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आते गया, बहुत अनुभव सुना, बहुत अनुभव सुना। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में अच्छा स्टेप वर्किंग की मीटिंग हुई थी बनी यवतमाड़ ग्रुप वालों ने, वहां सुना, वो भी सब सुन के मैं अच्छा नॉलेज ले रहा था। लेकिन मैं अप्लाई भी कर रहा था कुछ चीजें, लेकिन वो कैसा करना है वो चीज मुझे समझ में नहीं आई थी। ऐसे करते करते मेरे 6 साल निकल गए, काफी सारी परेशानियां, सोब्राइटी में जॉब जाना, फैमिली मेंबर का मेरे को तो तुमने मारना, ये सब चीजें मेरे साथ में चल रही है। और अंदर में मेरे ना बहुत वो डिसीज जो बोलता है, जो स्पिरिचुअल डिसीज, वो बहुत काम करने लगा था। और वो 6 साल की सोब्राइटी तक चला दोस्तों। और तब मुझे लगा यार कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। अब तो साला मैं शराब भी नहीं पी सकता। तब तक मेरा 2 साल 2 ढाई साल की सोब्राइटी में मेरी शादी वगैरह, सेकंड की मैरिज हो गई, आज एक छोटी बच्ची है। ये सब चीजें होने के बाद में भी मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट क्यों हूँ? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जॉब जा रहा है, दूसरे जॉब में लग रहा हूँ तो वहां एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई कुछ बोल दे रहा है तो फट से लग जा रही है बात मन, तो ये सब समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को सब मालूम चल गया था कि ये प्रोग्राम लेना चाहिए। लेकिन वो स्पॉन्सर लेने के लिए भी मेरे मन में, क्योंकि मेरे हाथ से जो जो कांड हुए थे वो कैसे बताऊँ मैं किसी अन्य व्यक्ति को, ये सब डर वगैरह मुझे खा रहे थे। तो मैं स्पॉन्सर लेने में भी काफी देर किया था। कभी लेता था तो वो स्पॉन्सर पे मेरा टाइमिंग मैच नहीं होता था, तो वो अच्छी 2 4 मेरे स्पॉन्सर भी बदलते गए। लेकिन एक दिन आया, एक मेंबर से बात की और उन्होंने एक अच्छा स्पॉन्सर दिलाया मुझे। और उसके बाद में तब तक थोड़ा सा मेरा माइंड, थोड़ा सा मेरा खुलने लग गया दोस्तों। और धीरे धीरे वो स्पॉन्सर के माध्यम से मैंने जब वो प्रोग्राम प्रैक्टिस में लाना शुरू किया, तब मुझे ध्यान में आया। उन्होंने बताया कि मुझे ये क्यों करना है। हमारे एक मेंबर है दिल्ली के, उनके मुंह से भी मैंने काफी बार सुना, जब तक मेरा वो वाई क्लियर नहीं होता ना, तब तक मुझे हवा मेरा हाउ है ना इजी नहीं जाता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं। मैं चल रहा था धीरे 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 धीरे, सर आपके सामने शक्तिहीन, मैं क्यों हूँ, ये सब चीजें समझना जरूरी है, मेरी बीमारी कैसी है। तो ये सब चीजें मेरे धीरे 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 समझ में आने लगी। मेरे साथ में बहुत प्रसंग हुए इसी बीच में। मेरे 2 जीजाजी थे, उनकी डेथ हो गई। अभी हाल ही में मेरे जनवरी में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। पिताजी की तो ऑलरेडी हो ही गई थी। मम्मी की डेथ के वक्त में भी जब मुझे, मैंने एकदम वो सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालांकि यहाँ से 7 8 किलोमीटर के अंतर पे दवाखाना था, उनको लेके जाता था मैं जब भी दवाखाने में, बच के आती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि मैंने उसको मेरी बहन के घर में रखा और हम लोग थोड़ा, मैं अपने ससुराल गया था। और उसके नेक्स्ट डे में मैं लाने के प्लान में चल रहा था मेरी मम्मी को। और सवेरे मुझे फोन आया कि मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। वो मेरे बहन का घर और वो हॉस्पिटल 3 4 मिनट के अंतर पर होगा। लेकिन ले जाते जाते मेरी मम्मी की डेथ हो गई। वो आत्मग्लानि से मैं भर गया, काश मैंने मेरी मम्मी को रखा रहता मेरे पास, या मैं नहीं गया रहता था, या वहां से पट के हॉस्पिटल में पट के वो लेके जाते थे। हालांकि मेरी मम्मी का सेवा करने का मौका मिला मुझे, लेकिन उस तरीके से मैं वो कर नहीं पाया जब तक मुझे अच्छी समझ नहीं आई दोस्तों। तो मैं प्रोग्राम को अच्छा जान रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को बहुत, मेरे फैमिली मेंबर से भी या इधर उधर से भी मुझे बहुत डिस्टरबेंस आया मेरे लाइफ में। लेकिन पता नहीं मैंने वो रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ना मेरी वो जो बहुत मैं रेस्टलेस रहता था। लेकिन आज जब प्रोग्राम को थोड़ा जानने की कोशिश करने लगा, यार ये मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे अंदर के जो डर है उनको निकालना कैसा है,
मुझे क्यों निकालना है, ये सब चीजें जब मैं समझने लगा, उसको मैं जीने लगा एक्चुअल में, तब मेरे अंदर से ना वो एक थोड़ी सी मेरे को ना शांति मिलने लगी कि नहीं यार, ये जो परिस्थितियां है ना, इनको मैं सही में नहीं बदल सकता। अगर मैं बदलने गया ना तो मेरा ही नाश होने वाला है। अभी कभी कभी होता है मेरे साथ में, अभी रिसेंट में एक अनुभव घटा मेरे साथ में। मैंने मेरी मम्मी की जब डेथ हो गई थी ना, मम्मी की डेथ के 3 दिन बाद मेरे वेल एजुकेटेड भाई, अच्छे पोस्ट पे रहने वाले भाई, हम लोग, मैं और मम्मी, हम लोग साथ में रहते थे, वो सब बाहर बाहर रहते थे, तो वो भाई लोग मेरे भाभी लोगों के बहकावे में आके बोलो या कुछ भी बोलो, उन्होंने मम्मी का अलमारी वगैरह खोलना शुरू कर दिया था। और कहा है कुछ क्या पैसा रखा है, क्या जेवरात रखे, वो सब उसकी चाल चालू थी उनकी, मैं बाहर जाने के बाद में। तो मुझे जैसे कि मेरे बीवी का फोन आया, ऐसा था चल रहा है घर में, तो मैं ना थोड़ा अंदर से ना बहुत ये हो गया था, यार एकदम से ये कैसा, ये 3 ही दिन हो गए और ये लोग कैसा कर रहे हैं, इन लोग, उनको समझता नहीं कि इतने बड़े बड़े भाई हैं मेरे, अच्छे पैसे पानी वाले हैं, और ये लोग साला मम्मी की प्रॉपर्टी के ऊपर ये कर रहे हैं, ऐसा वगैरह मेरे दिमाग में बहुत चला था। लेकिन मैंने उसी टाइम मैंने मेरे स्पॉन्सर को फोन लगाया और 2-3 मेंबर को मेरे घर में बुलाया था। वो लोग भी आए, मेरे स्पॉन्सर ने बोला तुम अभी कुछ मत बोलो, तुम खाली शांत रहो, खुद को शांत करो और प्रेयर करते रहो। और मैंने लिटरली वही किया दोस्तों, मैंने उनको एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनकी भी माँ है, वो भी उसके बच्चे थे। तो वो सब परिस्थिति, वो उस दिन मेरे का बहुत ही अंदर से वो आग जली थी कि यार ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ ना क्या नहीं। लेकिन मैंने अपने खुद को शांत रखा, क्योंकि मेरा गुस्सा मुझे मालूम है वो कहाँ लेके जाएगा। क्योंकि मेरे गुस्से ने ही मुझे 4 पुलिस स्टेशन दिखाया, मुझे एक डिवोर्स दिखाया था दोस्तों। ये आज मैं अपने अनुभव से जानता हूँ ना, तो मुझे मेरा गुस्सा शांत करने में मुझे, यानी खुद को मैं शांत कर पाता हूँ दोस्तों। तो निकल गई परिस्थिति, उसके बाद में भी कई बार उन्होंने वो प्रॉपर्टी को लेके मेरे को बहुत ताने मारे। हालांकि मैंने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, जो जिसके हिस्से में रहता है वो हाथ मिलता है तो भगवान उसको देता ही थे। हालांकि मेरी मम्मी ने मेरे नाम पे पूरा ये सब अकाउंट्स वगैरह करके दी थी। लेकिन मैं अभी किसी को एक्सप्लेन वगैरह नहीं करता उस चीज के बारे में, लेकिन वो चलते रहती उनकी बातें, बहुत सी बातें मेरे मेरे भी कान पे आती है, किसी और के थ्रू कान पे आती है। लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना वास्तविकता, ये मेरे साथ में होने वाली है। ये आज चीजों का मुझे थोड़ा सा ज्ञान आ गया है कि मैं इनके साथ में अगर झगड़ा करते रहूंगा ना, तो एक दिन मैं बहुत इतना इरिटेट हो जाऊंगा कि मुझे वो क्या करूंगा, अब मुझे मेरे को मालूम है। और मुझे वो क्या करने के लिए मुझे शराब का ही सहारा लेना पड़ता है। अब ये बहुत सारे अनुभव से मैंने भी सीख लिया, और मेरे खुद के अनुभव से भी मैंने सीख लिया वो दोस्तों। तो आज मुझे वो प्रोग्राम एक्चुअली में जीना है। अभी रिसेंट में और एक अनुभव मेरे साथ में घटा, मेरी 4 साल की बच्ची है। वो बच्ची को हमने खांसी के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास में ले गए, और डॉक्टर ने जब पेट चेक किया ना, तो उसके पेट में ना 9 से 10 सेंटीमीटर की गांठ पैदा हो गई। मेरे पैरे तले की जमीन से खसक गई। 40 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 41 साल में बच्ची हो गई। वो भगवान की देन। यार मेरे पैरों के तले की ना जमीन ही खिसक गई। स्पॉन्सर से बात किया, और वो प्रोग्राम मैंने जो समझ लिया था ना, मैंने जो मेरे अंदर में जिसका इन्हें इतनी शेयरिंग से भी, तो वो मेरे को ध्यान में आया यार कि यार नहीं, ये जो परिस्थिति तेरे साथ में हुई है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैं भावनात्मक रीते अगर बह जाऊंगा ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज मैं अच्छी तरीके से मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट करवा पा रहा हूँ। तो वो जैसे मुझे मालूम चला, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी में उतना क्लियर नहीं आ रहा था सोनोग्राफी करने के बाद में। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने मुझे सीटी स्कैन करने को बोला। और जैसे ही सीटी स्कैन के रूम में लेके गया ना, तो मेरे आंखों से ना आंसू ही नहीं रुक रहे थे यार। वो 4 साल की बच्ची, इतनी एक्टिव बच्ची है। वो बच्ची मेरे साथ में मीटिंग में आती है, रोज फिजिकल मीटिंग में। उसको पूरी प्रेयर याद है। इतना मेरे से है ना बहुत ज्यादा लगाव भी है उसका। और वो बच्ची, उसको एनेस्थीसिया देके जब सुलाया गया वो सीटी स्कैन के टेबल पे, मैं को पूरे भगवान याद है कि, और मैं बोला ये भगवान, तू ही निकाल सकता है मुझे इस सब परिस्थिति से। और मैं उसको पॉजिटिव लिया दोस्तों कि यार भगवान ने जब दिया है मेरे आंगन में वो खिलौना, तो वही उसका संभालेगा यार। जैसे आज मुझे वो संभाला यार। जब मैं देखता हूँ ना मेरे जूने अनुभव, मैंने जिन लोगों के साथ में खूब शराब पी थी, वो मेरे आज एक भी दोस्त नहीं है दोस्तों। 9 से 10 लोगों की हमारी गैंग रहती थी।
एक करके अल्कोहलिज्म में, उस जवानी में ही वो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनमें से हम एक दो ही बच्चे हैं। उसमें से भी दो तीन लोग जो है ना, वो हमारे कांटेक्ट में उतना नहीं रहते थे, लेकिन जो हमारा ग्रुप था मेन, आज वो एक भी बंदा हमारे साथ, मेरे साथ में नहीं है दोस्तों। और मेरे जैसे शराबी को आज ऊपर वाले ने जो जिंदा किया है, हाँ, सब मेरी जिंदगी में अच्छा किया ना, तो वो आगे भी वो अच्छा ही करेगा। ये आशा ये आशा मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर ही दे सकते हैं, मेरे फैमिली मेंबर भी नहीं दे सकते। मैं आज मेरे अनुभव से बताता हूँ। आज मेरी बच्ची को जो प्रॉब्लम हुआ है, मेरा एक भी भाई मुझे मेरे बच्ची को देखने नहीं आया। हर्ट होता है, अंदर से भावनाएं उफान मारती है कि यार कैसे भाई लोग हैं यार, इतना मालूम होने के बाद में बच्ची के लिए भी नहीं आ रहे। मैंने उनके साथ में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है। लेकिन उसने भी मुझे 11 स्टेप की जो प्रेयर है ना, उसने मुझे मेरे को बहुत साथ दिया है कि भगवान अब मुझे यह प्रदान कर कि अब मैं दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं। मुझे कोई समझे बजाय उसके मैं समझू, कोई मुझे प्रेम करे उसकी बजाय मैं प्रेम करूं। अब ये जो लाइन थी ना, मैं आज भी मेरे दिमाग में फिट करके बैठा हूँ। इसके पहले मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं मरते मरते बचा। मेरा रोज का 80-90 किलोमीटर का मेरा अप डाउन रहता है। संदीप भाई के एरिया में जाता हूँ मैं, उधर बल्लाघाट से कड़मना। आते आते मेरा बंगाली कैंप के रोड पे, हाईवे पे रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। पीछे से मुझे पल्सर वाले ने मार दिया था। मैं भी ट्रक के पीछे के धक्के में आते आते बचा। जस्ट ट्रक को टकराया और जो गिरा, और सीधा मैं घसीटते हुए गया और डिवाइडर से टकराया था। हम लोग मैं हेलमेट पहन के था तो वो बच गया। तो टकराया जैसी, और मेरे को उठना भी नहीं हो रहा था। दो लोग आए, फटाक से गाड़ा रोके, बहुत सारी भी ट्रैफिक जमा हो गई थी। फिर उन्होंने उठा के मेरे को वहाँ पे डिवाइडर पे ही बिठाया। और मेरे पता नहीं क्या, एकदम मेरे मन में ना वो आभार ही निकला यार कि भगवान, आज मेरी 4 साल की बच्ची है यार। आज मेरा कुछ भी होता तो वो रोड पे ऐसा है ना कि कोई बच्चा नहीं है, या किसी के हाथ पर ही टूट गए। लेकिन मेरे जैसे को ना, अरे कमर में आज भी थोड़ा पेन रहता है, बस कमर में मार है, और बाकी कुछ भी नहीं। इतना दूर तक मैं घसीटते जाने के बाद में भी पता नहीं क्या ईश्वर ने वो किया। और उस टाइम में जिसने ठोका ना, उसको सब लोग मारने पे आ रहे थे, तो अब मेरे मुंह से वो आवाज निकल, यार उसे मारो मत। पता नहीं वो कैसा मेरा चल रहा था, तो मेरे साथ 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 में वो, यार उसे भी मारो मत, वो भी मरते मरते, वो भी ट्रक में घुसते घुसते बचा है बोला। वो भी पूरा वो छिलछल गया था, पूरा पूरा ब्लड की धार वगैरह लगी थी। तो मैंने लोगों को ही बताया कि भैया उसे मारो मत। और वो लोगों ने मुझे उसकी चाबी निकाल के पल्सर की मेरे को भी दी है, 2 बार दिए। मैंने दोनों बार उसकी चाबी वापस कर दिया। तो लोग मुझे गालियां देने लगे कि यार क्या आदमी है यार, सारा इतना बड़ा तेरे साथ में एक्सीडेंट किया वो आदमी ने, हम लोग भी देख रहे हैं उसको कैसी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला के आ रहा है, और उसके बाद में भी तुमने उसको माफ कर रहा है यार, बोले। पता नहीं वो मेरे अंदर से आते गया दोस्तों। लेकिन उसके बाद में मैंने जब मेरा अनुभव, यार मेरे अंदर से वो कैसा है, मैं तो एक बदले की भावना लेने वाला आदमी, मेरे अंदर ये सब कैसे आ रहा है। तो लेकिन उसके बाद में मैंने जब वो अनुभव मेरा देखा ना, मेरा अल्कोहलिज्म के पीरियड में मेरे को गाड़ी चलाने का होश नहीं रहता था, मेरी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। तो मैंने मेरे फ्रेंड को गाड़ी दिया था। उस उस दरमियान उसने एक साइकिल वाली को ठोक दिया था, उसका चक्का वगैरह पूरा बेंड हो गया था। और हम वो साइकिल लेके साइकिल स्टोर पे खाली रख दिए, और हम लोग शराब पीने गए थे। तब तो मुझे भी कोई नहीं मारा था यार, पर आज मैं किसी को क्यों सजा दूं। ये भाव पता नहीं वो ऊपर वाले ने मेरे अंदर में लाया। वो जब मेरे अनुभव तपासा ना यार, अगर उस टाइम में मुझे भी मारे रहते लोगों ने, लड़की को ठोका तो पता नहीं, लेकिन उस परमेश्वर ने मेरे अंदर वो कैसी जागृति लाई, वो मैंने उनको उसको माफ करा दिया। मैंने मेरे फ्रेंड लोग को फोन किया, मेरे एरिया का भी लोग, 2-4 लोग थोड़े से डेंजरस ही थे। वो बोले विजय भाऊ तू टेंशन मत ले, हम आ रहे हो, खाली उसको जाने मत दे। हालांकि तब तक मैंने उसको रख, कहाँ से हो रहा था पता नहीं चला। और इसके बाद में फिर अभी जो रिसेंट में बच्ची का उदाहरण बताया दोस्तों, और ये बच्ची के इसमें भी मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, क्योंकि अब मुझे इतना तो थोड़ा समझ में आ गया है कि भैया वो भगवान ने मेरे, जिसके पास में कुछ भी नहीं था उसको ये सब दिया है ना, तो वो कुछ ना कुछ उसकी योजना ही होंगी, वो संभालेगा यार। मेरा काम है खाली एक्शन करना, वो डॉक्टर क्या बताते वो सब करना। अभी उसकी अपना खांसी की ट्रीटमेंट चालू है। डॉक्टर ने बोला है कि जब तक उसकी खांसी ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे करके। तो उसकी अभी खांसी की ट्रीटमेंट चालू है। उसके लिए रोज मैं
वो जो एक्शन मेरी जो करना है मैं उसको रोज वो नेबुलाइजर देता हूँ रोज तो मेरी मॉर्निंग के टाइम में मैं उसको दवाई वगैरह पिला के मेरे जो भी काम है मैं वो करके जाता हूँ। और ये सब चीजें कर रहा हूँ दोस्तों, उसका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, उसको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने घर में बीमार है ऐसा कोई वातावरण नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा मैं भावनिक रीत्या बीमार रहने के कारण मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा लगता है। अभी मेरे एक सिस्टर है जिससे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इमोशनली। अब उस सिस्टर ने ऐसा कुछ स्टेटस रख दिया कि जिससे मेरी भावना दुख गई। मुझे मैंने मेरी सोच में ही बिगाड़ है ये, मुझे अभी बाद में ध्यान में आता कि यार मुझे लगा यार मेरी बहन इतना कनेक्टेड है, वो देखने भी आई थी। यार इतना कनेक्टेड रहने के बाद में यार वो ऐसे कैसे स्टेटस रख रही है कि मेरे बच्ची का अभी इतना मेजर ऑपरेशन है और ये लोग हंसी खुशी के सब स्टेटस रख रहे हैं। यार लोग अपने तरीके से जीने वाले हैं यार। अब ये मुझे एक स्टेप में भी ध्यान में आया कि अब ये दुनिया मैं नहीं चला रहा हूँ, ये दुनिया वो चलाने वाला है, चलाने उसको ही चलाने देने का है। मैं फिर वो उसको पॉजिटिव लिया, नहीं अब उनको भी यार आनंद लेने दो। हमारे ठीक है मेरा मेरे साथ में ये परिस्थिति हुई तो मुझे फेस करने का है। तो ये सब चीजें आज धीरे 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 प्रोग्राम में आने के कारण मुझे समझ में आया दोस्तों। अगर मैं खाली मीटिंग 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 करते रहा जो मैंने 6 साल किया ना, तो मैं ये इतनी बड़ी परिस्थिति को ना मैं शायद मैं संभाल नहीं पाता। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो स्टेप्स के माध्यम से ही मुझे फर्स्ट स्टेप में जैसा बताया कि शक्तिहीनता, तो मुझे हर चीज के बारे में मैं शक्तिहीन हूँ या मैं को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता हूँ। और आज सेकंड स्टेप में जो बोला गया है कि वो मुझे वो विश्वास करना पड़ेगा कि वही मेरा मानसिक संतुलन ठीक कर सकता है, जो मेरे अंदर में जो बीमारी चलती है उसके द्वारा मैं अपने वो परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता हूँ। और मेरी इच्छा और जीवन से मैंने आज तक जो खेल खेला वो मुझे मालूम है कहाँ लेके गया। तो मैं आज अपनी इच्छा लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो भी मेरा नया भी मेंबर रहेगा ना, मुझे किसी ने बोल दिया ना कि इस मीटिंग में जाना है तो मैं उसके साथ में हो लेता हूँ। मैं अपनी नहीं लगाता कि यार आज इधर मीटिंग है, स्पीकर मीटिंग है तो इधर जाना, ऐसा नहीं रहता। यार उसने कुछ तो ही बोला होगा तो सोच के बोला होगा, ये सोचता हूँ मैं। आज बहुत सी चीजों में मैं वो प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता हूँ। आज मेन मेरा जो है ना 11 स्टेप ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरे वो भाई लोग मेरे एक्सीडेंट में भी देखने नहीं आया, बहुत हर्ट होता हूँ यानी जब ये अनुभव मुझे याद आते हैं ना। लेकिन फिर मैं वही मेरी 11 स्टेप की भी प्रेयर मैं डेली डेली करते रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद को एक स्थिर रख सकता हूँ, मैं खुद को शांत रख सकता हूँ, खुद को एक संतुलित रख सकता हूँ। दोस्तों यही सब प्रोसेस मैं डेली बेसिस पे करते रहता हूँ। मेरे जॉब में भी आज मुझे काफी यानी घूमना वगैरह पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं रिलेटेड। तो वो सब करते करते मेरी जो मानसिक अवस्था होती है, तो उसके जो प्रेयर जो मैं करते रहता हूँ ना, आज बहुत सारी प्रेयर मुझे ऑनलाइन मीटिंग्स के माध्यम से भी मुझे मिली थी। मैं एक ग्रुप से जुड़ा था तो उन्होंने मुझे एक प्रेयर दी थी कि मेरी सोच को निर्देशित कर वाली जो शैतान से की प्रेयर है, वो प्रेयर मुझे बहुत साथ देती है दोस्तों। कि मेरे अंदर में जो चलती है, मुझे आत्मदया आती है, मेरे अंदर कभी कभी बेईमानी आ जाती है, तो मैं अपने भगवान से प्रार्थना करके वो मैं उसके लिए डायरेक्शन मांगते रहता हूँ दोस्तों। और ये सब प्रोग्राम में जो है ना मुझे जो दिया गया है 12 स्टेप का, वो अपने जीवन में मैं थोड़ा मेरे क्षमता के अनुसार अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और भी बहुत कार्यक्रम मुझे जीना है, अभी तो छोटा सा सफर है दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हो। बहुत कुछ चीजें सीखना है, बहुत कुछ नॉलेज लेना है और बहुत कुछ मेरे जीवन में अप्लाई करने का है। और यही सब चीजें मैं भी सीखने के लिए रोज की मीटिंग करते रहता हूँ। आज फिजिकल मीटिंग नहीं होती है मेरे दोस्तों, मैं ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने की कोशिश करता हूँ। इस मीटिंग में भी काफी बार जुड़ा हूँ और आज मुझे इसी ग्रुप में बोलने का, मुझे शेयर करने का, मेरे अनुभव रखने का मेरे अंदर जो था मुझे बयां करने का मौका दिया। इसलिए मैं ये पायोनियर ग्रुप नागपुर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। खासकर संदीप भाई का, जिन्होंने मुझे दोपहर में मैंने बोला था कि विजय भाई शेयर करोगे क्या, लेकिन मैंने भी उन्हें बताया था कि शायद शेड्यूल जमेगा नहीं जमेगा, कोशिश करता हूँ बोला। आज मैं किसी भी चीज की कमिटमेंट करता नहीं है दोस्तों, कहीं भी रहो। मेरी बीवी से भी मैं कमिटमेंट नहीं करता किसी चीज की, मैं ये टाइम पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वक्त परिस्थिति क्या हो जाएंगी बता नहीं सकता हूँ। तो ये चीजें आज प्रोग्राम के माध्यम से ही खुला मन होने के कारण थोड़ा सा मेरा ये सब चीजें मैं प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसी कारण बोल सकता हूँ कि मैं आज एक बैलेंस लाइफ क्या होता है वो एक जीने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं रोज मेरी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।
Over to chairman.